वेरी गुड मॉर्निंग। मैं लक्ष्मी सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर IMT यूनिवर्सिटी, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा टॉपिक आज का है मीनिंग एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी। मीनिंग एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान का अर्थ और स्वरूप हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी क्या है? किसी बच्चे के, किसी व्यक्ति के हाव भाव को देख करके उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता करना, उसकी साइकोलॉजी के बारे में पता करना, उसके क्या सोचता है, किस तरीके से सोचता है, इस बारे में कुछ डीप स्टडी करना साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी: साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। माइंड एंड बिहेवियर, मन से और दिमाग से और उसके व्यवहार से, उसके व्यक्तित्व के बारे में हम जो जानकारी लेते हैं वो सब का सब साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इन अदर वर्ड्स साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। In other words, psychology is the study of mind and behavior. दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि साइकोलॉजी क्या है? माइंड और बिहेवियर। माइंड मतलब मस्तिष्क और बिहेवियर मतलब व्यवहार के साइंटिफिक अध्ययन को हम क्या कहेंगे? साइकोलॉजी कहेंगे। मनोविज्ञान का अर्थ: मनोविज्ञान मन और व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान, मन और व्यवहार। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, और मन में क्या होगा? आपका व्यवहार। मन और व्यवहार का अध्ययन। दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जब तक हम किसी भी सब्जेक्ट का साइंटिफिक स्टडी नहीं करेंगे तब तक वो सब्जेक्ट एक विज्ञान विषय के अंतर्गत नहीं शामिल हो सकता। इसीलिए कहा जाता है जो मनोविज्ञान है, मन और व्यवहार का कैसा अध्ययन है? वैज्ञानिक अध्ययन है। नॉर्मल अध्ययन नहीं है, वैज्ञानिक अध्ययन है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। नेचर ऑफ साइकोलॉजी। अब नेचर क्या है साइकोलॉजी का? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी। जैसा हमने अभी पहले भी कहा है कि क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। एक बच्चा अपने व्यवहार में, अपने मेंटल प्रोसेस, जो उसके दिमाग में बातें आ रही हैं वो उसके व्यवहार में झलकती हैं। उसके एक्शन और रिएक्शन में, उसके मन में आई हुई जो चीज़ें हैं वो झलकती हैं। उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। उसकी साइकोलॉजी क्या कहती है? हमने शब्द सुना होगा। इस बच्चे की साइकोलॉजी कैसी है? हमेशा पॉजिटिव वे में सोचता है या हमेशा नेगेटिव सोचता है? ये दोनों तरीके से सोचता है। तो साइकोलॉजी डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन, एक बालक से दूसरे बालक में। उस हर व्यक्ति की जो साइकोलॉजी होती है, सोचने समझने की क्षमता, वो डिफ़र करती है, उसमें अंतर पाया जाता है। Behavior includes all of our outwards or overward action and reaction such as verbal and facial expression। इसके अंतर्गत केवल और केवल बोलने के वाले व्यवहार, केवल हम जो बोल करके बातें कर रहे हैं उसको ही नहीं जज किया जाता है। इसके अंदर हमारा जो फेस अभिव्यक्त करता है, फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से जो व्यक्ति को दूसरों को समझ में आता है ये जो कह रहा है और जो इसके फेस कह रहा है उसमें अंतर है या सेम है। इन दोनों की स्टडी हम किस में करते हैं? साइकोलॉजी के अंदर कर। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार, बिहेवियर, और मानसिक प्रक्रिया मतलब मेंटल प्रोसेस का वैज्ञानिक या साइंटिफिक क्या है? स्टडी है। व्यवहार में हमारी सभी बाहरी या प्रकट क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं। क्रियाएं क्या है? एक्शन, और प्रतिक्रियाएं क्या है? रिएक्शन। आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर किया, वो क्या है? क्रिया है।
लेकिन रिएक्शन क्या हुआ, किसी चीज़ को देख करके, जो मेरे मुंह में बात बनी, किसी अच्छी चीज़ को देख करके, सुंदर सुंदर सुबह सुबह उठ करके अगर कोई बच्चे को अच्छा सा पिज़्ज़ा, चॉकलेट या बर्गर दे दे जो उसे बहुत पसंद हो, तो क्या करेगा, वाव। जो वो वाव जो है ना, वो उसका रिएक्शन है कि उसके प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और वहीं अगर स्कूल से आते जाते समय एक वृद्ध महिला मिल गई जो चल भी नहीं पा रही थी, ऐसे करेंगे, उसको देख करके उसके मन में क्या हुआ, कुछ क्या हुआ, दुख आया, है ना। तो उसका रिएक्शन उसके लिए पॉजिटिव नहीं था। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों का अध्ययन हम साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अच्छा, द वर्ड साइकोलॉजी हैज़ इट्स ओरिजिन, जो इसकी उत्पत्ति हुई, ओरिजिन, द वर्ड साइकोलॉजी की जो ओरिजिन हुआ है फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। ये हिंदी का नहीं है, संस्कृत का नहीं है, उर्दू का नहीं है, फारसी का नहीं है, जापान का नहीं है। ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और इस साइकोलॉजी में 2 वर्ड्स हैं, साइको और लोगस। अब इन दोनों के भी अर्थ अलग अलग हैं, देखते हैं। साइकी एंड लोगस। The word psychology has its origin from 2 Greek words, psyche and logos. Psyche means soul, soul means आत्मा, and logos means study. तो आत्मा का अध्ययन, the study of soul is called psychology. The study of soul is called psychology. मतलब आत्मा का अध्ययन क्या है, साइकोलॉजी के अंतर्गत या मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। Thus literally psychology means the study of soul और science of soul। 2 तरीके से इसे डिफाइन किया जा सकता है, science of soul या study of soul, ठीक है ना। ओके, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति सेम चीज़ है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से, साइके और लोगस से हुई है। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। क्या अर्थ हुआ, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। द फर्स्ट डेफिनेशन, अच्छा जो फर्स्ट डेफिनेशन आएगी उसमें कहीं ना कहीं हम आत्मा की बात करेंगे। जब हम साइकोलॉजी को देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे और फिलोसफर थे, उन्होंने जो डेफिनेशन दी होगी वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आत्मा या परमात्मा या सोल से कनेक्ट करती हुई होगी। देखते हैं। The first definition of psychology was the study of soul. आत्मा का अध्ययन, study of soul. What is soul? क्या हम डिफाइन कर सकते हैं सोल को? हम क्या आत्मा को एक सिंगल लाइन में या इसका डीप स्टडी साइंटिफिक मेथड से कर सकते हैं? What is a soul? How we reach the soul? What is the definition of soul? दिस टाइप का आंसर्स हमें अवेलेबल नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं मिले। इसलिए क्या हुआ, ये जो हमने डेफिनेशन दी, साइकोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ सोल, ये डेफिनेशन थोड़े समय बाद रिजेक्ट हो गई। अब डेफिनेशन पहली रिजेक्ट हो गई तो डेफिनेशन सेकंड भी आएगी। मन के अध्ययन की दृष्टि से, यद्यपि मन शब्द आत्मा की तुलना में कम रहस्यमय है और आसपास था, मन के अध्ययन की दृष्टि से अब यहाँ पे देखिएगा, पहले क्या डेफिनेशन दी गई, आत्मा का अध्ययन क्या है, साइकोलॉजी है। फिर इसके नेक्स्ट बात जो डेफिनेशन आई, मन के अध्ययन
को क्या कहा गया? साइकोलॉजी कहा गया। द स्टडी ऑफ हाउ कैन इट इज जस्टिफाई ETC, दिस डेफिनेशन वाज आल्सो रिजेक्टेड। तो दो डेफिनेशन रिजेक्ट हो गई। दूसरे डेफिनेशन में क्या था? मन के अध्ययन की दृष्टि से यद्यपि मन शब्द आत्मा की तुलना में कम रहस्यात्मक है, इतना रहस्य नहीं है। आत्मा कुछ कहीं ईश्वर आत्मा परमात्मा से लिंक्ड आउट है, जुड़ा हुआ है, लेकिन मन तो हर व्यक्ति के पास होता है। मन थोड़ा सा उसका जो एरिया है वो उतना ब्रॉड नहीं है जितना कि आत्मा का था। लेकिन मन के अध्ययन को हम साइकोलॉजी कहते हैं, मन के अध्ययन को हम मनोविज्ञान कहते हैं। मन का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन इसको भी हमारे साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर प्रूफ नहीं कर पाए, इसलिए इस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। थर्ड डेफिनेशन आई, क्या थी? व्यवहार के अध्ययन के संदर्भ में थी। जो डेफिनेशन किसके अध्ययन के थे? व्यवहार के अध्ययन, बिहेवियर से कनेक्टेड थी। आज भी मनोविज्ञान की सबसे आधुनिक और व्यापक रूप से जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जो स्वीकृत डेफिनेशन है, वो क्या है? मनुष्यों और जानवरों, मनुष्य और जानवर दोनों के व्यवहार का अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान। मन का अध्ययन करना है किसके किसके? मनुष्य के और जानवरों के। मनुष्य और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत। किसके? जानवरों और मानवों, जानवर और ह्यूमन बीइंग्स दोनों के व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वो स्टडी ऑफ साइकोलॉजी कहलाती है, मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र से भिन्न है, क्योंकि मनोविज्ञान विशेष रूप से किसी व्यक्ति के अध्ययन से संबंधित है। अभी हमने बताया ना, व्यवहार का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, व्यवहार का अध्ययन करता है किसी व्यक्ति के। तो व्यवहार का अध्ययन कर रहा है तो कहीं ना कहीं स्टडी कर रहा है। और स्टडी, डीप स्टडी हम किन सब्जेक्टों में करते हैं? साइंस के सब्जेक्टों में करते हैं। तो इसलिए मनोविज्ञान एक साइंटिफिक साइंस का सब्जेक्ट है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के तरीके से ये आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है। मनोविज्ञान एक साइंस सब्जेक्ट माना गया है। अब मनोविज्ञान है क्या? मनोविज्ञान है क्या? इसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मनोविज्ञान मन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एक व्यक्ति, एक बालक जब जन्म लेता है तो उसका जो जब बॉर्न होता है तो दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं, एक तो उसकी हेरिडिटी और दूसरा उसको एनवायरनमेंट। दो फैक्टर्स ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी हमें जो हमारे माता पिता से ट्रांसमिट होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमारे फिजिकल अपीयरेंस को मजबूत करते हैं, वो हमारे माता पिता से उस बच्चे तक या हमारे पास तक पहुंचते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये क्रोमोसोम्स द्वारा या गुणसूत्रों के द्वारा संभव होता है। ये क्या है? हमारा नेचर, हेरिडिटी। और एनवायरनमेंट क्या है? जब बच्चा बॉर्न हो गया उसके सराउंडिंग्स, जो एटमॉस्फेयर उसे मिला, वो क्यों मिला? उसके एनवायरनमेंट की वजह से मिला, उसके वातावरण के वजह से मिला, उसके समाज ने उसको वो विकास के लिए माध्यम दिया। हेरिडिटी से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं या बच्चों में किन किन चीज़ों में हेरिडिटी दिखाई देती है? जनरली देखा गया है ये कि जिन बच्चों के पेरेंट्स की हाइट अच्छी होती है, संभवतः उनके बच्चों की भी हाइट बिलो एवरेज से अच्छी होती है, नॉर्मल होती है। जिनके माता पिता का कलर थोड़ा सा साफ होता है, उनके बच्चों का भी कलर डार्क होने की संभावनाएं कम होती हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस उनके हेरिडिटी से, उनके माता पिता से या फोर फादर से उनके पास तक आती हैं।
इन्वायरमेंट से उनका विकास होता है। डेवलपमेंट भी कई प्रकार से होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, है ना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये सब डेवलपमेंट उसके वातावरण से होता है, एनवायरनमेंट से होता है। तो 2 फैक्टर्स किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी इस पे बात नहीं करेंगे कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये एक नया टॉपिक है, तब हम इसको उस समय लेंगे। सेम वैसे ही लिखा है, आनुवांशिकी को संदर्भित करती हैं। इसमें वे जीन्स क्रोमोसोम्स शामिल हैं जिनके साथ हम पैदा हुए हैं। हर व्यक्ति कुछ क्रोमोसोम्स के साथ ही पैदा हुआ होता है और अन्य वंशानुगत कारक हेरिडिटी फैक्टर जो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव डाल सकते हैं, बचपन से वयस्क मतलब छोटे से वयस्क बड़े होने तक हमारे विकास के तरीक़े को प्रभावित करते हैं। बच्चे का उठने बैठने चलने का ढंग भी उनके पेरेंट्स से बहुत प्रभावित होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जो पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं उनके बोलने बात करने का ढंग भी उनके बच्चों तक ट्रांसमिट होता है, प्रभावित करता है। देखिए एक बेबी है, 2 फैक्टर्स हैं, है ना, 2 फैक्टर्स उस पर क्या होते हैं, इफेक्ट डालते हैं, नेचर एंड नर्चर। नेचर क्या है, जेनेटिक्स फैक्टर्स हैं, जेनेटिक्स फिजिकल अपीयरेंस, और ये किसके माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं, क्रोमोसोम्स के माध्यम से, ठीक है ना। बायोलॉजिकल है, जो नेचर है वो जेनेटिक, बायोलॉजिकल और फिजिकल अपीयरेंस में दिखाई देता है थ्रू द क्रोमोसोम्स। वहीं नर्चर क्या है, एनवायरनमेंट नरिश कर रहा है। नरिश कौन करेगा, एनवायरनमेंट फैक्टर्स, उसका आसपास का वातावरण उस बच्चे को डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मनोविज्ञान में प्रकृति मतलब नेचर क्या है, मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में प्रकृति या नेचर क्या है। उन आनुवांशिक या वंशानुगत कारकों को हेरिडिटी या हेरिडिटी फैक्टर्स को संदर्भित करती है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। हेरिडिटी क्या करती है, हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है। हमारी शारीरिक बनावट, हमने अभी कहा कि जिन बच्चों के पेरेंट्स की हाइट अच्छी होती है लगभग मैक्सिमम टाइम उनके बच्चों की भी हाइट अच्छी होती है। हमारी शारीरिक बनावट से लेकर हमारे व्यक्तित्व की विशेषता है, व्यक्तित्व बोलने बैठने सोचने समझने की क्षमता उनके पेरेंट्स से ही उस बच्चों में सामने आ रही है, ट्रांसमिट हो रही है। विशेषता व्यवहार तक, उनका व्यवहार क्या है, रिएक्ट करना, किसी भी समस्या के आने पर कैसे रिएक्शन देते हैं, कैसे उसका हल निकालते हैं, कैसे उस समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं, जो व्यवहार में उसको प्रदर्शित होते हुए दिखाई देता है। वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, उनके पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स द्वारा, उसकी हेरिडिटी के माध्यम से उन तक पहुंचता है। यह विचार है कि कुछ लक्षण जन्मजात होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, जो बच्चों में आते हैं और हमारे माता पिता से हमारे जीन्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं। सीधी सी बात है, जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स से हम तक आ रही हैं वो कैसे आएंगी, थ्रू द जेनेटिक्स, थ्रू द क्रोमोसोम, जीन्स के माध्यम से हम तक या हमारे माता पिता से किसी बच्चे तक पहुंचती हैं। अब जो ये साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, एक साइंस का सब्जेक्ट, हमने इसे प्रूव कर दिया है, मान लिया है, तो हमने इसको एक साइंस का सब्जेक्ट
मानने के पीछे क्या लॉजिक दिया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर ये भी बात पता होनी चाहिए, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और मैथ्स, हिंदी, हिस्ट्री ये सब्जेक्ट हैं, क्या मनोविज्ञान या साइकोलॉजी भी शुरुआत से ही एक सब्जेक्ट था या ये किसी सब्जेक्ट का सब पार्ट था। हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा कि इसके ओरिजिन या इसकी उत्पत्ति कब से और कहाँ से और किस किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, प्री साइंटिफिक पीरियड, प्राक वैज्ञानिक काल। सबसे पहले जो काल था उसको प्री साइंटिफिक पीरियड कहा गया, में मनोविज्ञान फिलॉसफी की एक शाखा थी। सब्जेक्ट कौन सा था हमारे सामने? फिलॉसफी। और फिलॉसफी का जो एक पार्ट था, एक ब्रांच थी, उसको हम साइकोलॉजी कहते थे। तो एक तरीके से फिलॉसफी क्या हो गई? माता हो गई, और साइकोलॉजी क्या हो गई? उसके बच्चे हो गए। तो मदर क्या हुई? फिलॉसफी, और उसके बच्चे क्या है? साइकोलॉजी। 16वीं शताब्दी में एरिस्टोटल के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन या फिलॉसफी से अलग हुआ। फिलॉसफी से हमने मनोविज्ञान को अलग कर दिया। अभी तक क्या था? मनोविज्ञान मेन सब्जेक्ट था और इसका सब पार्ट क्या था? साइकोलॉजी। मनोविज्ञान किसका पार्ट था? फिलॉसफी का। लेकिन इसको अलग करने का श्रेय किसे जाता है? एरिस्टोटल को। अलग हुआ, इसलिए एरिस्टोटल को मनोविज्ञान का जनक या फादर ऑफ साइकोलॉजी तथा दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। किसको जननी कहा गया? फिलॉसफी को। ठीक है ना? फिर से पढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में एरिस्टोटल महोदय ने क्या किया? फिलॉसफी और हमारे मनोविज्ञान को अलग अलग दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब जो हमारी साइकोलॉजी थी फिलॉसफी का पार्ट नहीं थी, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट थे, बट हमारी फिलॉसफी से ही साइकोलॉजी निकली है, इसलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी या किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को। और मदर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? फिलॉसफी को। फिर से समझते हैं। एरिस्टोटल को मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी एरिस्टोटल है, और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र को, फिलॉसफी को जननी कहा जाता है, जन्म देने वाला कहा जाता है। किसको? दर्शन शास्त्र को। और जन्म किसको दिया है? मनोविज्ञान को। इजंट इट? मनोविज्ञान का विकास क्रम, डेवलपमेंट ऑफ द साइकोलॉजी। डेवलपमेंट कैसे हुआ? अब एक नया सब्जेक्ट निकल के आया फिलॉसफी के अंदर से। फिर अभी तक क्या था? मनोविज्ञान और फिलॉसफी एक ही थे। फिलॉसफी के अंदर एक ब्रांच थी जिसको हमने मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कह रखा था। एरिस्टोटल ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, दो अलग अलग सब्जेक्ट बन गए। तो अब इस साइकोलॉजी का भी डेवलपमेंट होगा ना। एक पूर्ण सब्जेक्ट बनाने के लिए, होल सब्जेक्ट बनाने के लिए इसका डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है। वो डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा गया? ये एक आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल। एरिस्टोटल, प्लेटो, डेकार्टो आदि यूनानी दार्शनिकों ने, तीन दार्शनिकों के नाम लिए हमने, प्लेटो, एरिस्टोटल, डेकार्टो। एरिस्टोटल, प्लेटो एंड डेकार्टो तीन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है। क्या कहा? साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान है।
परंतु आत्मा की स्थिति और स्वरूप स्पष्ट नहीं थी। कोई भी इसे डिफाइन नहीं कर सकता था कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसे कैसे हमें प्रभावित करती है। बहुत सारे आत्मा से लिंक्ड आउट जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स नहीं फाइंड आउट किए जा सके। तो इसकी प्रकृति अस्पष्ट हो गई, जिसके कारण 16वीं शताब्दी के अंत तक ये जो डेफिनेशन थी उसे क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। कौन सी डेफिनेशन को रिजेक्ट किया गया? साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, जो साइकोलॉजी को कहा गया आत्मा का विज्ञान या साइंस ऑफ सोल, उसको रिजेक्ट करने के पीछे लॉजिक यही था कि हमने जो आत्मा है उसको डिफाइन नहीं कर पाए, आत्मा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने नहीं रख पाने की वजह से ये डेफिनेशन क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। विज्ञान, अब हम क्या करते हैं कि हम मनोविज्ञान को एक साइंस का सब्जेक्ट मानते हैं। तो साइंस किस पे आधारित होती है? कहीं ना कहीं विज्ञान पे आधारित होती है, प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। तो विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है, विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है। चूंकि आत्मा का ना तो कोई रूप है, आत्मा का कोई रूप है क्या? आपने कभी आत्मा को देखा है आसपास भटकते हुए? कहीं देखा है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई। विज्ञान प्रयोगों पर आधारित है। विज्ञान किस पे आधारित है? प्रैक्टिकल बेस्ड है। विज्ञान प्रयोगों पर आधारित है। क्योंकि आत्मा का ना तो कोई रूप है और ना ही कोई प्रकार है और ना ही मूर्त है, अतः आत्मा पर वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग संभव ही नहीं है। इसलिए आत्मा पर वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग संभव ही नहीं है। यही मुख्य कारण था कि जिससे ये जो डेफिनेशन थी साइंस ऑफ सोल की, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। आत्मा की डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि आत्मा को हम डिफाइन नहीं कर पाए। दूसरी बात कही गई चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। चेतना क्या है? मन या मस्तिष्क की परिभाषा के अस्वीकार करने के बाद, मन और किसकी परिभाषा? मस्तिष्क की परिभाषा को रिजेक्ट करने के बाद वुंट और जेम्स, दो नाम याद रखेंगे, कौन? विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने एक नई डेफिनेशन दी। विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने एक नई डेफिनेशन दी और डेफिनेशन क्या थी? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। मनोविज्ञान क्या है? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। किसने माना? दो नाम याद रखेंगे, विलियम वुंट और विलियम जेम्स। यहाँ पे भी एक बात और नोट डाउन कर लीजिएगा। विलियम वुंट जर्मनी के थे और विलियम जेम्स कहाँ के थे? अमेरिका के थे। विलियम वुंट जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट फिलोसोफर थे और विलियम जेम्स अमेरिका के थे। इन दोनों ने क्या कहा? जो मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, अब साइंस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। चेतना को क्या हम डिफाइन कर सकते हैं? जब हम आत्मा को डिफाइन नहीं कर पाए, परमात्मा को डिफाइन नहीं कर पाए, हम चेतना को कैसे डिफाइन कर देंगे? नॉट पॉसिबल। तो इनके माध्यम से इस बात को भी नहीं माना गया। तो ये डेफिनेशन भी क्या हो गई? पूरी तरीके से 100% एक्सेप्ट नहीं करी गई। 19वीं शताब्दी के अंत तक इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब फाइनल हम डेफिनेशन पे आते हैं, साइकोलॉजी पे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट। पहले डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन, तीसरी और लास्ट डेफिनेशन है जो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करी गई और आज हम इसे सभी लोग मानते हैं। और जब एग्ज़ाम में लिखने को आती है तो हम इसी को सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं और बताते हैं। डेफिनेशन क्या थी है वो?
मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियर। हमने स्टार्टिंग से ही कहा जो मनोविज्ञान है उसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बच्चे के बड़ों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिप्लाई करता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। ये सब किस में आता है, आपके व्यवहार में आता है, बिहेवियर में आता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए, बहुत सारे अर्थ, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई। इनमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, सर्वाधिक मान्य रही। सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन कौन सी है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब कुछ और चीज़ें हैं उसको भी पढ़ते हैं। इससे पहले हमने विलियम वुड्स का नाम लिया था। विलियम वुड्स ने क्या कहा, क्या बात करी, इन्होंने एक मनोविज्ञान शाला या लैब की स्थापना करी। अच्छा, अगर कोई सब्जेक्ट विज्ञान का सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल बेस्ड है तो उसके लिए प्रैक्टिकल के लिए एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। तो मनोविज्ञान की जो पहली विश्व में प्रयोगशाला थी वो विलियम वुड्स ने स्थापित करी थी। और विलियम वुड्स कहाँ के थे, हम पहले ही बात कर चुके हैं, जर्मनी के थे। और किस यूनिवर्सिटी से संबंधित थे, लिप्जिंग। तो सबसे पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुड्स ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में स्थापित करी। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुड्स द्वारा स्थापित की गई। विलियम वुड्स ने तो जर्मनी में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत स्थापित करी। हम तो भारतीय हैं, हम तो इंडिया के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो हमारे इंडिया में किसने सबसे पहले मनोविज्ञान शाला स्थापित करी और कहाँ करी, चलिए हम बताते हैं। एसन सेन ने सबसे पहली भारत में स्थापित की जाने वाली मनोविज्ञान शाला कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्थापित करी। कहाँ स्थापित करी, कलकत्ता में। भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना एसन सेन द्वारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में की गई। याद रखना है, यूनिवर्स या विश्व में किसने करी और उसके बाद हमारे इंडिया में किसने करी। जर्मनी में वर्ल्ड की करी गई और कलकत्ता में इंडिया की सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। विलियम वुड्स ने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाया। विलियम वुड्स ने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय, एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया। विलियम वुड्स को जर्मनी में, अमेरिका में विलियम जेम्स को, हमने दो ही नाम शुरुआत से लेके चले हैं, विलियम वुड्स और विलियम जेम्स। विलियम वुड्स कहाँ के थे, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, और लिप्जिंग यूनिवर्सिटी कहाँ है, जर्मनी में। और विलियम जेम्स कहाँ के हैं, अमेरिका में। इनको क्या कहा जाता है, अलग अलग जगह पे इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। देखना, विलियम वुड्स को जर्मनी में तथा अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक या फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी, जर्मनी में अलग, अमेरिका में अलग। अब कुछ डेफिनेशन भी हैं जिसको हम देखते हैं। डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन क्या है, ये वो डेफिनेशन है जिन्हें हम ऑथेंटिक डेफिनेशनों में रखते हैं। विलियम्स मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। विलियम मैकडूगल ने क्या कहा, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है।
किसने कहा? ये विलियम वुडवर्थ ने कहा। दूसरी, विलियम मैकडूगल ने मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव के व्यवहारों का विज्ञान है। बहुत ध्यान दीजिएगा, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान, साइकोलॉजी वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव के व्यवहारों का विज्ञान है। इन्होंने भी व्यवहार वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या कहा? वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव के व्यवहार का विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये हम सिगमंड फ्रायड को आपके बीएड सिलेबस का मेन हिस्सा मानते हैं, मेन टॉपिक मानते हैं सिगमंड फ्रायड्स थ्योरी, और इसको बहुत ज़्यादा डीपली अच्छे से पढ़ना है। फिलहाल हम इन्होंने जो डेफिनेशन दी है साइकोलॉजी के लिए उसके बारे में देखते हैं। इनके अनुसार, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनोविज्ञान अचेतन मन का, अनकॉन्शियसनेस माइंड का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉर्गन के अनुसार मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही मनोविज्ञान है। मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ये डेफिनेशन किसने दी है? मॉर्गन ने। चलिए, जो मनोविज्ञान को एक साइंटिफिक मेथड, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में जो स्थान मिला है, उसके पीछे कुछ तर्क, कुछ फैक्ट्स रखे गए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं? जो मनोविज्ञान की प्रकृति है, नेचर है साइकोलॉजी का, वो कैसा है? वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है। जो इसके पीछे मेथड यूज़ किए जाते हैं वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी विषय को विज्ञान, किसी भी विषय को साइंस सब्जेक्ट तभी कहा जाता है जब उस विषय की अध्ययन विधियाँ, जब उस विषय की जो टीचिंग मेथड है वो वैज्ञानिक हो। मनोविज्ञान की ज़्यादातर विधियाँ वैज्ञानिक हैं। मनोविज्ञान की मैक्सिमम टीचिंग मेथड्स कैसे हैं? साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक हैं। मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में प्रयोगात्मक विधि के अतिरिक्त और बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि किसी न किसी तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं। अतः वैज्ञानिक विधियों से किए जाने से समस्याओं का हल, इसे एक मनोविज्ञान को एक कैसा विषय कहा गया? एक वैज्ञानिक विषय कहा गया। जो मनोविज्ञान की समस्याएं हैं उनका हल वैज्ञानिक विधियों से निकालने की वजह से इस सब्जेक्ट को एक विज्ञान विषय का दर्जा दिया गया। प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। अच्छा, साइंस के जितने भी चीज़ें होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं वेरीफाइड होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, प्रामाणिक होते हैं। वैसे ही हमारी साइकोलॉजी की भी जो फैक्ट्स हैं वो प्रूव्ड हैं, प्रामाणिक हैं। किसी भी विषय को वैज्ञानिक मानने का दूसरा प्रमुख तत्व प्रामाणिकता है। मनोविज्ञान की विषय सामग्री प्रामाणिक है, ठीक है ना। जो इसमें जो मटेरियल है वो कैसा है? साइंटिफिक है, क्योंकि इसकी समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें जो मेथड्स यूज़ किया जाता है वो टोटल बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल है। तो मैथोलॉजी कैसी हुई? प्रैक्टिकली बेस्ड, प्रूव्ड है, वैलिड है, इसलिए ये सब्जेक्ट कैसा है? वैज्ञानिक है, विज्ञान विषय है। दूसरा हो गया। अब थर्ड लॉजिक क्या है इसके पीछे
कि ये विज्ञान विषय है। मनोविज्ञान एक विज्ञान विषय है। इसके पीछे जो थर्ड फैक्ट है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ है। ये सब्जेक्टिविटी वाला सब्जेक्ट है। कैसे? किसी भी विषय को विज्ञान मानने हेतु, किसी भी सब्जेक्ट को विज्ञान मानने हेतु आवश्यक है कि उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि जब किसी समस्या का अध्ययन कई अध्ययनकर्ता कर रहे हों तथा वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुँचें तो कहा जाता है कि प्राप्त निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ है। अतः मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं, अलग अलग शोधकर्ता अपने अपने टॉपिक को रिसर्च करते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने एक ही टॉपिक पर रिसर्च की और जो रिज़ल्ट आया वो कैसा आया, एक सिमिलर आया, एक जैसा रिज़ल्ट आया। तो उसमें कैसी चीज़ें पाई गई, वो वस्तुनिष्ठ है। वो जो मेथड है हमारा कैसा है, एक वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिविटी वाला है। भविष्यवाणी की योग्यता, किसी भी विषय को विज्ञान मानने के लिए उसमें भविष्यवाणी की योग्यता भी होना आवश्यक है। भविष्यवक्ता होना चाहिए। साइंस का सब्जेक्ट, भाई सही बात है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। कोस्टल रीजन में फ्लड आने से घंटों पहले हमारे दूर बैठे साइंटिस्ट ही बता देते हैं कि यहाँ पे किस एरिया में सुनामी आने वाली है, किस जगह पे ज़ोरदार घमासान बारिश होने वाली है और कहाँ का हमारा वहाँ का वेदर कैसा रहेगा। ये साइंस की वजह से ही हमें पता चलता है। तो क्या है, वो भविष्य करते हैं, प्रिडिक्शन कर देते हैं, पहले से ही चीज़ों को बता देते हैं। वैसे ही आज का टीचर बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखकर ये बताने की क्षमता रखता है कि ये फ्यूचर में इसका जो फ्यूचर है वो सेफ है या नहीं है, ये अच्छा अपना फ्यूचर बनाएगा या कैसा बनाएगा, कि एवरेज रहेगा या बिलो एवरेज रहेगा। भाई मनोविज्ञान भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, एक साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें ये प्रेडिक्शन किया जा सकता है। देखिएगा, भविष्यवाणी की योग्यता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के आधार पर यह बताना कि भविष्य में उसका व्यवहार कैसा होगा। यह भविष्यवाणी तब भी की जा सकती है जब अध्ययन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो। मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से किए जाने से इन अध्ययनों के आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। सही बात है, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को, 4 बच्चे हैं, उन बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट को ये देख के पता चल जाता है कि कौन सा बेटा किस सब्जेक्ट में अच्छा है। हो सकता है कि उसका एक बेटा मैथ्स में अच्छा हो तो वो अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता है, गणितज्ञ बन सकता है। वहीं दूसरा बेटा उसकी आर्ट अच्छी हो तो हो सकता है वो आर्टिस्ट बन जाए। ऐसे और भी पेरेंट्स के अलग अलग बच्चे, किसी में म्यूज़िक की क्षमता हो सकती है, किसी डांसिंग की हो सकती है, वो अपनी अपनी फील्ड में अच्छा कर सकता है। कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा बड़े होकर के किस लाइन में जाएगा तो अच्छा कर पाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो एक साइंस का विषय है, एक विज्ञान का विषय है और इसको हम इसके अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको इसकी परिभाषा, अर्थ समझ में आया हो साइकोलॉजी का। धन्यवाद, थैंक यू।